सर मैं लिख रहा हूँ। सर मैं कर दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ। कोई ऐसा भी है जो नहीं लिख रहा है? इस बार सर एग्जाम मैं में नहीं लिख रहा हूँ। सर अभी प्रीलिम्स देना है, अभी मेंस नहीं दे रहा है। नहीं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। यस सर। हाँ दे। मंगेश आपको क्यों नहीं देना? सर मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ सर इतना मैं। प्रिपेयर कभी नहीं हो पाओगे सर, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और टाइम देना चाहिए मुझे इस बार है। नहीं, एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इतने समय से साल भर से तैयारी कर रहे हो। फॉर्म भरा है? नहीं सर। यस सर। अगर आप में ये लगता हो कि तैयारी उसकी कभी भी पूरी हो जाएगी तो वो गलत है। आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। तैयारी हमेशा हमारी कमी रहेगी। आप उसे लिखो, अपियर हो। जब आप बैठोगे और उसके अनुसार प्रिपेयर करोगे तभी आप उसे करोगे। आप इन एडवांस अगर चाह रहे हो कि सारी तैयारी पूरी हो जाए तो कभी भी पूरी नहीं होती। सर अभी उत्तराखंड पीसीएस का है, मैं थोड़ा सा वो क्या करना चाहूँगा। दीपक, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही शायद मेरा। अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है मेरा। ओके, आप पीसीएस दे रहे हो दीपक? हाँ, उत्तराखंड पीसीएस का। तो मुझे वो थोड़ा लेके डाउट है कि क्या करूँ, देने जाऊँ या ना जाऊँ। थोड़ा जरूर जाओ। जब भी एग्जाम देने की बात आए, देखो एग्जाम से पीछे मत हटो। ये हमारा जो डर है ना, यही हमारी तैयारी में सबसे बड़ी बाधा है। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, पर अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तब बहुत मुश्किल होगी। देखो एग्जाम में फेल होने, जैसे उत्तराखंड वाला एग्जाम है जो तुम्हारा, इसमें आपकी संभावना कम है, उसके बावजूद आपको देना चाहिए। चाहे संभावना कितनी भी कम हो उसके बावजूद आप कोशिश करो, कोशिश करते रहो। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो फिर तब समस्या है। कोशिश करना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, तो मेरी समझ से आप कोशिश करो, ट्राई करो। ट्राई करोगे तभी जो है होगा। और मंगेश, ऐसा कभी मत सोचना अगर तुम्हारी इस साल तैयारी ए है तो अगली साल तुम्हारी तैयारी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। कोई भी ये सोचेगा ना कि मैं अगले साल और तैयार हो जाऊंगा, तो आप अगले साल आपको पता चलेगा आप जितना इस साल जानते थे उससे अगले कम जान रहे होगे। इस प्रोसेस में आप छूट जाओगे। तो ये काम बिल्कुल मत करो। जो एग्जाम आता है सामने वो दो। जो एग्जाम जब तक तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तैयारी आप 3-4 साल तक करो, 3-4 साल के भीतर जो एग्जाम देने हैं दो, उसी में अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। अनलिमिटेड एफर्ट अगर कर रहे हो तो फिर मुश्किल है। आपका पक्का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारा डिटर्मिनेशन होता है। कभी कभी फेल होने का भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हम फेल होने के लिए तैयार हैं। हर चीज पास होने के हिसाब से करोगे तो नहीं होगी। तो कई बार फेल होने के लिए करो। जब फेल होने की कोशिश करोगे तभी फेल होने में पास होगे। तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि अगर एग्जाम का कोई भी मौका आपके आ रहा है, अगले साल आपकी तैयारी कम हो जाएगी। इससे आपका जो एंथुजियाज्म लेवल होता है ना, वो हमेशा घटता है। तो इस पॉइंट से अगर हमने यहाँ तैयारी शुरू करी थी अगर हमने यहाँ तैयारी शुरू की थी और हमें, तो हमारा जो मैक्सिमम, अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करूं
आपका एंथुजियाज्म लेवल कब मैक्सिमम होता है? अगर ये पॉइंट 0 है, यहाँ से आपने तैयारी शुरू की, तो जैसे जैसे समय बीतेगा आपका एंथुसियाज्म लेवल बढ़ेगा, घटेगा। हाँ? घटेगा। ऐसे होगा या ऐसे होगा? कौन सा होगा इनमें से बताओ? नीचे जाएगा सर, मतलब ऊपर जाएगा एंथुजियाज्म। नीचे आपका जाएगा। घटेगा एंथुसियाज्म, सर। हमारा देखो एंथुसियाज्म लेवल एक तो ये हो सकता है कि हाँ 0 एंथुसियाज्म था, आज आपने सोचा कि मैं आईएएस की तैयारी शुरू करता हूँ, आज आपका एंथुसियाज्म लेवल सबसे कम है, 0 पे है। पर जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे आपका एंथुसियाज्म लेवल लगातार हर साल बढ़ता जाएगा, हर रोज बढ़ता जाएगा। ऐसा होगा क्या? इसकी आपका पॉसिबिलिटी जो कम आपका जोश जो है, आप लोग भी एक साल से लगभग तैयारी सभी कर ही रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपका जो जोश है हाँ, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? जिस दिन आपने पहला दिन अगस्त में तैयारी शुरू की थी, आप में से मैं ऐसे आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, या आपके पास अगर आपने कहीं संभाल के रखे हो तो उन्हें निकाल के आज पढ़ना और ये सोचना कि क्या आज मेरे अंदर उतनी एनर्जी, उतना जोश है जितना मैंने जब पहली क्लास अटेंड की थी, उतना ही जोश है मेरे अंदर? है आपके अंदर आज उतना ही जोश, एनर्जी? सर मोटिवेट है कि हाँ करना है तो करना है। एनर्जी, मोटिवेशन एक चीज होती है कि ठीक है मैं कर लूंगा, पर क्या एनर्जी का लेवल, जो एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट होती है ना एकदम से जब हम पहली क्लास करते हैं, खास तरीके की एक्साइटमेंट होती है, वो कुछ अच्छा होने वाला है, आज मैं ये तैयारी शुरू करने वाली हूँ, वो एक्साइटमेंट है आज? मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई हूँ, मेरे को पढ़ने को मिलेगा, वो सर पढ़ाते हैं, वो मुझे पढ़ाएंगे, वो एक्साइटमेंट आज उतना ही है क्या? नो सर। नहीं है ना? वो एनर्जी, एक्साइटमेंट वो बढ़ता नहीं है। ये जो ग्राफ होता है ये ऐसे नहीं चलता है, ये ग्राफ ऐसे चलता है। हमारा जो हाईएस्ट एक्साइटमेंट लेवल होता है ये हमारा व्यवहार है, हम इसमें गलत सही ना देखकर ये देखें कि ये है हमारा व्यवहार। हमारा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल, एंथुजियाज्म लेवल उस दिन था जब हमने पहला दिन तैयारी करनी शुरू की थी, और वो धीरे 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 घट रहा है। किसी का बहुत तेजी से घट जाता है, किसी का थोड़ा, जिसका जितना ज्यादा देर तक एक्साइटमेंट और मोटिवेशन लेवल बना रहेगा उसके पास होने की संभावना उतनी हो जाएगी। परंतु ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि हर इंसान के अंदर ये फितरत है, ठीक है? कोई बहुत जल्दी एक्साइट होके वो पहले दिन ही ड्रॉप कर जाएगा, 1 महीने में ही ड्रॉप कर जाएगा। आपके बहुत सारे ऐसे साथी रहते हैं जो बहुत सारे ऐसे आएंगे, हाँ यार तैयारी करते हैं, ऐसा है किसी का साथी? होगा जरूर कोई ना कोई जो बहुत यस सर है। एक्साइटमेंट के साथ आया होगा कि हाँ तैयारी करेंगे, पता चलेगा 1 महीने बाद अरे यार मुझसे नहीं हो पा रही, दो मतलब करूंगा, अभी करूंगा, ये करूंगा। तो ये आपका एक्साइटमेंट लेवल घट रहा है, आप इसको रिकॉग्नाइज करो कि ये घट रहा है, और इसलिए ध्यान रखो इसको कि जितना इसको खींचोगे ये उतना कम हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं अगले साल दूंगा एग्जाम, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और कम हो चुका होगा, और आपकी पढ़ाई, आप सोच रहे हो कि पढ़ाई का कोई लेना देना है, नहीं, आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हो उसका लेना देना है। और एफर्ट आप तभी पुट इन कर पाओगे जब आप एक्साइटेड होगे कि
हाँ जी कुछ करना है यार, कुछ करना है। इसलिए मैं बोलूंगा कि लगातार आप लोग अपने पेपर देते रहे, जल्दी जल्दी दें, और ये भी रखें कि इस स्कीम को, तैयारी को लिमिटेड उसमें रखें। जितना आप ये रखेंगे ना कि मेरे को 3 साल तक तैयारी करनी है, ये काम मुझे इतने समय में करना है, जो भी काम जिसकी डेडलाइन नहीं होती है, कोई भी एक काम हो जिसकी कोई डेडलाइन ना हो, जैसे फॉर्म भरना होता है, आप यूपीएससी का फॉर्म भरे, तो यूपीएससी का फॉर्म की कोई डेडलाइन ना हो, तो आप उस डेडलाइन ना हो तो आप फॉर्म कभी भर ही नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे भरेंगे यार, भर देंगे। जो ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं उनको कोई नहीं भर पाता है, पर जहाँ डेडलाइंस होती हैं कि भाई इतनी तारीख तक मेरी डेडलाइन है, 15 जनवरी तक मेरे को फॉर्म या ये चीज करनी है, तो आप उसे कर ही लेते हो। ऐसे ही हमारे जीवन में तैयारी भी है। अगर आप अपने ब्रेन को देखो, हमारा ब्रेन स्वभाव से आलसी होता है, इसमें कोई अनोखी चीज नहीं है, वो इस तरह से डिजाइंड है, इवोल्यूशन में ऐसा ही बना है। हम लोग सभी स्वभाव से आलसी होते हैं। अगर आप अपने दिमाग को इनडेफिनेट लूप में डाल दोगे ना कि वो जीवन भर उसे तैयारी करनी है, वो बिल्कुल तैयारी नहीं करेगा। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा लालच दो, बस 1 महीना और पढ़ना है, 1 महीना ये काम करना है। मैं आपको कहूँ कि बहुत लंबा सफर है और रोज एफर्ट करते जाना है, आप नहीं करोगे। पर अगर मैं ये कहूँ कि यार 30 दिन तक एफर्ट करना है, देख 30 दिन ये काम कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, तो आप तैयार हो जाओगे कि चलो ठीक है सर कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 30 साल तक आपको रोज मेरे साथ आके सुबह उठना है और ऐसे ही आके उठ के बैठ जाना है और ये तैयारी करनी है, आप लोग यार कहाँ फंस गया मैं आके। अगर मैं आपको ये लालच दूं कि 30 दिन कर लो पास हो जाओगे, तो आप शायद तैयार हो जाओगे, खुशी खुशी तैयार हो जाओगे। तो ये ध्यान रखो, अपने ब्रेन को लालच दो कि ये काम इतने दिन तक ही करना है। एक्चुअली में उतने दिन तक करो भी, ऐसा नहीं है कि लालच ही दो, झूठा आश्वासन भी मत दो, सच्चा आश्वासन दो। उसे कहो कि हाँ 30 दिन में ये काम करना है, 30 दिन के बाद अपना आराम करेंगे, कुछ और करेंगे, तो आपका ब्रेन खुशी से तैयार हो जाएगा। आपके शरीर की चलो यार पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए सभी लोग अपना एग्जाम दो, एक टाइम टेबल बना लो, एक टाइम लिमिट भी बना लो कि मुझे इतने दिन तक तैयारी करनी है। अगर मेरे को इतने दिन से आगे लग रहे हैं तो मैं अपने पूरे डिसीजन को रिकंसीडर करूंगी। सिविल सर्विसेज की तैयारी को ना बहुत बार बच्चे इनडेफिनेट उसमें बना देते हैं कि करते ही रहना है, करते ही रहना है। वो काम सही नहीं है, वो आप कहीं नहीं पहुंचोगे उससे। चल तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट शुरू कर दिया था, कर दिया था। यस सर। हाई कोर्ट में क्या है? तो हमने बात की थी पहले सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारे देश का। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब क्या होता है? सर उनके जो मतलब डिसीजंस या फिर प्रोसीडिंग्स जो होते हैं वो रिकॉर्डेड रहते हैं और उनको फिर बाद में हाई कोर्ट वगैरह यूज कर सकते हैं उनका रेफरेंस लेके। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब एक तरीके से वो कानून बन जाता है और सब के लिए वो एक कानून की तरह, अन्य कोर्ट्स के लिए वो एक कानून की तरह काम करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ खास शक्तियां हैं। जैसे अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस की बात करो तो सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट है हमारे देश में। जो स्टेट के या गवर्नमेंट टू स्टेट वाले केसेस होते हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सके। तो इन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट हमारे बाकी कोर्ट से अलग है, हाई कोर्ट से अलग है। अब हम बात करते हैं अपने हाई कोर्ट की।
तो आर्टिकल 124 के अनुसार संविधान में 124 के अनुसार हर राज्य में एक हाई कोर्ट, हर राज्य में नहीं, हाई कोर्ट होंगे। हर राज्य में नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ राज्यों के ओवरलैपिंग हाई कोर्ट्स हैं। इन हाई कोर्ट्स की जुरिडिक्शन, ठीक है, 225 में, ठीक है, 25 आर्टिकल में जो हमारे हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ कौन सा चैप्टर है, किसी को याद है कौन सा चैप्टर है, कौन सा पार्ट है हाई कोर्ट वाला? वो जो लिस्ट हमने बनाई थी ना कि हाई शायद कोर्ट पार्ट 6। कहाँ पर है, पार्ट कौन 6 सा? में स्टेट है। पार्ट 6 में चैप्टर 5 में। पार्ट 6 में चैप्टर 5, आर्टिकल 214 से लेके 232। 232, ठीक है। ये चीज जो मैंने कही थी सबने बनाई, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये टेबल बनाई थी, सबने याद की थी वो टेबल? ये सब Yes, बनाए थे, याद भी कर रहे हैं धीरे धीरे। कर रहे हैं, अब तो पहले दिन ही याद कर लेनी थी। अगर किसी ने अभी भी ना की हो तो उसे कर लीजिएगा। खाली ये कहानी पढ़ने से नहीं होगा, हमारे को इनके एक आर्टिकल याद रखने होते हैं, और आर्टिकल याद रखने के लिए जरूरी है कि हम उनके मतलब जो कम से कम एरिया है कि कौन सा आर्टिकल किस, कौन सा बॉडी किस जगह पर, किस पार्ट में, किस चैप्टर में फॉल करती है। तो हमारा पार्ट 6 में चैप्टर 5 के अंदर में हाई कोर्ट फॉल करते हैं। इनकी जो जुरिडिक्शन है वो आर्टिकल 225 के तहत डिस्क्राइब की गई है। इनकी जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, क्रिमिनल केसेस में कोई सर ओरिजिनल, लेकिन हाई कोर्ट सर पार्ट 5 में ही है। पार्ट 6, पार्ट 5 नहीं, पार्ट 5 है सर। पार्ट 5 नहीं हो सकता। नो सर, पार्ट 5 में नहीं है, वो तो यूनियन में जो है, यूनियन जुडिशरी दिया हुआ है। यही बात कह रहा हूँ ना, देखो मैंने याद नहीं किया, पर मुझे ये तो याद है ना, पार्ट 5 यूनियन है, तो यूनियन में वो फॉल नहीं करेगा, वो स्टेट में फॉल करेगा, तो उसको इस जगह पे पार्ट 6 में, इसलिए इन्होंने बोला पार्ट 6 मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पार्ट 6 होगा। अगर पार्ट 6 5 कोई बोलेगा तो मैं नहीं उसे एक्सेप्ट करूंगा। दिस इज बेसिक एक आइडिया, एक हम कैसे एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए जरूरी है कि आप ये फ्रेमवर्क बनाएं, उसको याद करें, मेमोराइज करें कि भाई ये है कहाँ पर। तो पार्ट 6 चैप्टर 5, पार्ट 6 के अंदर में जो चैप्टर 5 है, पार्ट 5 के अंदर अपने चैप्टर है, फिर पार्ट 6 के अंदर भी चैप्टर है, तो पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 5 वहां पर ये लाई करता है। आर्टिकल 225 इसके जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। पहली चीज इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होती है? सर जिसमें डिस्प्यूट होता है बिटवीन स्टेट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहते हैं। दोबारा बोलो, दोबारा। सर इसमें डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। नहीं, फिर आप गलत कर गए, समझे ही नहीं। सर आप सुप्रीम कोर्ट का पूछे हैं ना, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट मैं कंसेप्ट पूछ रहा हूँ। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट क्या है? ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कंसेप्ट क्या है? मतलब क्या है? किसी ने आपसे पूछा कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती क्या चीज है, मुझे यार समझाओ। सर
सर जब कोर्ट द कोर्ट दैट फर्स्ट हियर केस मीन्स जब वो कोर्ट का फर्स्ट केस हिंदी में ही देख लो, मूलाधिकार, मूल अधिकार। अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो इसका मतलब बनेगा मूल अधिकार। हर चीज का एक मूल अधिकारी होता है, ठीक है, कि जो उसका बेसिक ओरिजिनल राइट जिसके पास होता है। कोई भी चीज हमारे पास होती है वो मूलतः किसी के पास होती है, वो फिर आगे किसी और को पास कर सकता है, फिर किसी और को दे सकता है। तो जो मूल उसका स्वामी होता है, ऐसे ही हमारे कोर्ट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट काम करता है। जो अदालतें हैं उनके लिए उनका एक मूल अधिकार होता है कि भाई ये मेरा मौलिक काम है, ये मेरा बेसिक काम मेरा क्या है। अपील, अब जैसे कहें क्या अपील तो बेसिक काम नहीं है। अपील तो भाई दूसरे कोर्ट से जनित होकर उस केस में किसी ने सुनवाई करी, उसने फैसला लिया, अब आपका काम है कि आप उसके काम को चेक कर लो। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं होती। ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है कि अगर कोई भी इस तरीके की बात होगी तो वो आपके पास आएगी। तो हर एक में, इवन जुरिडिक्शन में, जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में होता है कि इंस्पेक्टर जो होता है, या अगर मैं जैसे इसको हमारी अपनी सरल भाषा को समझाने के लिए कहूँ, मैं कहूँ एक एसएसपी, एक एसपी, एसएसपी वो फाइल कर दे, मतलब केस का इन्वेस्टिगेशन करे। कोई मर्डर हुआ, बड़े से बड़ा मर्डर हो, लेट्स से राजीव गांधी का मर्डर हुआ, तो राजीव गांधी के मर्डर की जांच कौन करेगा? उस इलाके का डीजी, मान लीजिए तमिलनाडु में हुआ था तो तमिलनाडु का डीजी उसकी जांच करेगा, या उस डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी करेगा, या उस थाने का एसएचओ करेगा, या और कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर करेगा। बताओ इनमें तो कौन करेगा? और डेथ राजीव गांधी की हुई है, ये ध्यान रखना। सर एसएचओ। एसएचओ से भी नीचे एक्चुअली जो इंस्पेक्टर होता है, मुझे एग्जैक्ट कानून, मुझे अपने यहाँ के इंस्पेक्टर का पता है। हमारे यहाँ जो बेसिक काम होता है, जो कस्टम में क्लियरेंस है और चीज जांच का कोई भी काम होता है, वो एक इंस्पेक्टर ही कर सकता है। आप कमिश्नर बन जाइए, चीफ कमिश्नर बन जाइए, आप नहीं कर सकते। वही जांच करेगा, आप उसकी जांच को ओवरलुक कर सकते हैं। तो अगर राजीव गांधी का भी मर्डर होगा तो इसके पास इंस्पेक्टर, वो कोई भी आदमी हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी कंसाइनमेंट भी आ जाए, आप उसको कह सकते हो भैया तुम इसे कर दो जल्दी, ठीक है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और करेगा वही, आप नहीं कर सकते। जो एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर कस्टम्स में लगते हैं ना, तो अगर आप सोचें कि नहीं भाई मैं तो कमिश्नर हूँ, मैं तो फलाना हूँ, तो चीफ कमिश्नर हूँ, मैं जो है ये क्लियरेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लियरेंस है, ये मोदी जी की क्लियरेंस है, तो इस क्लियरेंस को मैं कर देता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ उसे, क्योंकि वो मेरा रोल नहीं है, मेरे रोल में डिफाइंड ही नहीं है। लॉ ने ये कहा है कि ये काम इस लेवल का अधिकारी करेगा। मैं उसको बुला सकता हूँ, उसे कह सकता हूँ कि भाई देखो जल्दी करो, इसमें ये दिक्कत है, वो है, कुछ भी कर सकता हूँ, वो अलग बात है, परंतु ये चीज मैं नहीं कर सकता। सेम पुलिस के अंदर ऐसा होता है, बड़े से बड़े केस भी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसका लेवल डिफाइंड है, पुलिस के अंदर भी डिफाइंड है कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, एसएसपी, डीजी, एडीजी, आईजी, ये सब लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें निगरानी कर सकते हैं कि सही से जांच हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं करी की जा रही जान के या अनजाने में, परंतु वो उसे कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, वो उसका मूलाधिकार है वो, तो उसके मूलाधिकार को आप ले नहीं सकते। तो ऐसे ही कोर्ट्स के अंदर होता है
कोर्ट्स में भी ये डिसाइडेड होता है कि कौन सा केस किस कोर्ट में लगाया जाएगा, किस केस में सुना जाएगा। जब वो केस आपका कंप्लीट हो जाएगा, सुनवाई हो चुकी होगी, वो अपना फैसला दे देगा, तो उस फैसले के बाद अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि सही फैसला नहीं हुआ है, तब आप हायर कोर्ट में अपील के लिए, किसी भी तरीके की रेमेडी के लिए वहां जा सकते हैं। पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस कोर्ट में डायरेक्टली चले जाएं इसके लिए, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन, उसके मूलाधिकार से बाहर होती है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा आपको कि आप वहां जाओ, पहले वहां पर केस की आपकी सुनवाई होगी, जब उनका फैसला हो जाए तब आप हमारे पास आओ। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया रहता है ओरिजिनल जुडिक्शन का। तो ऐसे ही हमने सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन की बात की थी, जब हमने ये बात की थी कि और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के केस में, अगर यूनियन वर्सेस स्टेट के बीच में कोई झगड़ा हो रहा हो, यूनियन वर्सेस स्टेट्स के बीच में झगड़ा चल रहा हो, स्टेट वर्सेस स्टेट्स के बीच में झगड़ा चल रहा हो, ऐसे केस सारे के सारे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब दो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर लड़ रही है, तब उनके बीच विवाद है, तो वैसे सारे विवाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा कोई और विवाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जाता है। ऐसे में ही हमारे जो हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल जुडिक्शन है, हाई कोर्ट में भी कोई क्रिमिनल मैटर नहीं जा सकता है। सारे क्रिमिनल मैटर लोअर कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। उसके बाद वो जो फैसला होगा, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। परंतु जैसे जो हाई कोर्ट में जो हाई वैल्यू केसेस है, जिसमें अमाउंट बहुत बड़ा है, तो उनमें हो सकता है हमारे हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन हो। जैसे विजय माल्या 10,000 करोड़ लेकर चला गया। अब लोअर कोर्ट में जाएंगे तो पता चला 25 साल तक तो केस ही चलता रहा और कुछ हुआ नहीं। विजय माल्या तब तक खत्म हो गए, तब किस पे केस लड़ोगे? तो कुछ और हायर वैल्यू केसेस में, या आपको चेक कर लेना होगा कि हाई वैल्यू केसेस में, कुछ हाई वैल्यू केसेस में ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सिविल केसेस में, ये ध्यान रखिएगा, इट शुड नॉट बी ए क्रिमिनल मैटर। अगर वो क्रिमिनल मैटर होगा तो फिर लोअर कोर्ट में ही जाएगा, उसमें फिर बाईपास नहीं करना। उसके बाद एपेलेट जुडिक्शन है इसकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अपील की जुडिक्शन है, ऐसे ही हाई कोर्ट की अपील की जुडिक्शन है। तो यहाँ पर आप अपील के लिए जा सकते हैं। दोनों तरीके के सिविल और क्रिमिनल मैटर यहाँ सुने जा सकते हैं। हाई कोर्ट ये लेटर पेटेंट अपील, ये यहाँ इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और पटना के हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है। अब आर्टिकल 277 है हमारा, जो हमें ये बताता है कि हाई कोर्ट के पास सुपरिंटेंडेंस की पावर है। सुपरिंटेंडेंस की पावर है, जिसका मतलब हुआ कि वो ये हाई कोर्ट जो है सभी कोर्ट्स पर, इनके अधीनस्थ जो कोर्ट होते हैं उनके ऊपर निगरानी कर सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो भी उनके क्षेत्र में, क्योंकि ये राज्यवार स्थापित है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए भी ये जिम्मेदार है। अब पता नहीं कुछ नया हाई कोर्ट तो बना नहीं है। तो कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा प्रदेशों पर वो रखते हैं, उनका जुडिक्शन है। कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनका जुडिक्शन केवल अपने स्टेट तक ही सीमित है। तो ये उस अपने स्टेट के भीतर जो भी राज्य आते हैं, तो वो जो लोअर कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, उन पर नजर रख सकते हैं और उन पर अपना अधिकार चला सकते हैं। तो ये कोर्ट ऑफ ये पावर ऑफ सुपरिटेंडेंटेंस है इनके पास।
उनको सुपरवाइज करने की, उनके कामकाज को मॉनिटर करने की शक्ति इसके पास है। हेलो। इसके अलावा जनरल रूल इशू करना, रेगुलेट करना प्रोसीडिंग्स और प्रैक्टिसेस को, कोर्ट्स की, तरह तरीके के एंट्रीज और अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है, ये सब हमारे हाई कोर्ट तय करते हैं। फिर इसके अलावा जो एक और चीज, जो रिट ज्यूरिडिक्शन है, वो रिट ज्यूरिडिक्शन इसके आर्टिकल 226 के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट की 32 के अंदर और हाई कोर्ट की 226 के अंतर्गत रिट ज्यूरिडिक्शन है कि वो किसी भी अधीनस्थ शक्ति को, जो भी उसके ज्यूरिडिक्शन में, जो उसके क्षेत्र में आता हो, कार्य क्षेत्र में, तो उसको कह सकता है कि आप ये करो। तो जैसे हमारी जो रिट्स है वो ये जारी कर सकता है। और ना केवल ये रिट, जैसे सुप्रीम कोर्ट और इसमें क्या अंतर है, हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा पावर है? जो रिट ज्यूरिडिक्शन होती है उसमें किसकी शक्ति ज्यादा है? सर हाई कोर्ट। क्यों? हाई कोर्ट की शक्ति क्यों ज्यादा है? ज्यादा नहीं सर, वाइड है। बराबर है? कोई भी समझाएगा कि क्यों ज्यादा है, कैसे ज्यादा है? हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है रिट्स के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पर, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तभी रिट जारी कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ही, ये जो 14 से लेके हमारे आर्टिकल्स हैं, वहीं पर उन्हीं के लिए ये रिट जारी कर सकता है। मान लीजिए किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, सबसे पहले तो चलो ये बात करते हैं, पुलिस ने आपको किडनैपिंग कर ली, पुलिस आपको ले गई है, किसी को उठा के ले गई और ना तो उसे एफआईआर करती है, उसको थाने में बंद कर रखा है, आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाने की बात है। अगर पुलिस ने बिना कागजी कार्रवाई के, बिना किसी एफआईआर के किसी व्यक्ति को पकड़ के रखा हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं? भारती, आप बताइए कहाँ जा सकते हैं? अगर मान लो किसी व्यक्ति ने वो पकड़ लिया गया है, पुलिस ने उसको इलीगली अरेस्ट कर रखा है। भारती, आपको आवाज आ रही है? यस सर। मेरे सवाल का जवाब दो कि अगर किसी एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट नहीं किया है, अरेस्ट लीगल होता है, पुलिस आई, किसी के घर पे आई, उसको कहा कि चल भाई गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठाया, ले गई, थाने में बंद कर लिया है और आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब कोई आदमी आपके पास सलाह के लिए, ये अक्सर करके हमारे देश में होता है, बहुत ही आम सी घटना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कोई नई घटना नहीं है, किसी के साथ कभी भी हो सकती है या सगे संबंधियों के साथ हो सकती है। तो ऐसे में मान लीजिए पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, कानूनन क्या कार्रवाई कर सकते हैं? So we can apply in High Court. हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाकर क्या कहेंगे? सर हम पर्पस पूछ सकते हैं, पर्पस पूछेंगे हम। नहीं, भारती को बोलने देते हैं। भारती, हम क्या बोलेंगे हाई कोर्ट में कि आप लोग सभी समझिए और इसमें पार्टिसिपेट करिए, कोई इसको ऐसे नहीं कि इसे एकेडमिक एक्सरसाइज से ऊपर लेके चलिए, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, हम में से किसी के साथ हो सकता है, ठीक है?
और हमारे को समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं? बताओ भारती। हम हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या? मतलब सबसे पहली बात तो ये बताओ कि पुलिस क्या कर रही है, क्या पुलिस कुछ गलत कर रही है? यस सर, अगर लीगल नहीं है, अगर वो मतलब कि अगर लीगल नहीं है और वो अरेस्ट कर रहे हैं तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं एंड नहीं, उनको। मेरा पहला सवाल ये है कि इसमें गलत क्या है? भाई पुलिस है, पुलिस ले गई तो कारण क्या हो गया? वारंट ही नहीं होगा नहीं, तो फिर वो तो इलीगल होगा। वारंट तो एक कागज है। आप ये सर बताओ। फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच एक कर मिनट रही है। भारती, हाँ भारती बताओ। देखो उन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रही है। क्या फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है? क्यों हम हाई कोर्ट जाते हैं? ये बेसिक सवाल। क्या फंडामेंटल राइट हमारा ब्रीच हो रहा है? कोई एक, क्या हमारा कौन सा अधिकार है किसी व्यक्ति का, अगर पुलिस इस तरह से पकड़ लेती है किसी को, तो क्या अधिकार है जो उसका छिन रहा है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम तो कहीं है नहीं, ऐसा तो कोई राइट है नहीं, है या फिर? क्या राइट है? तुम ठीक डायरेक्शन में जा रही हो, पर ये बताओ राइट टू फ्रीडम है कहां पर? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? चलो पारुल आप बताओ भाई। भारती आप सोचो, अगर आपको आंसर दिमाग में आए तो आप बताना। हाँ सर पारुल। आर्टिकल 19। 19 कौन बोला? भारती। यस सर। हाँ तो ठीक बोल रही है, घबराते क्यों यार? तुम लोग बहुत घबराते हो, पता नहीं। गलत बोलो ना, बोलो सही बोल रही है, बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारा आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का जो भाग तीसरा चौथा होगा उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें? कि हमारे पास किस तरीके की फ्रीडम है? आर्टिकल 19 में स्पीच की, एक्सप्रेशन की, स्पीच बोलने एंड की। एक्सप्रेशन। यहाँ पर कौन सी है? पर ये स्पीच और एक्सप्रेशन में तो कोई बाधा नहीं आ रही। किस में बाधा आ रही है? सर लाइफ एंड लिबर्टी। वो बाद में आते हैं उसमें। इसमें सबसे पहली चीज है आपका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। किसी भी आदमी के पास ये अधिकार है कि उसे जब जहां जाने का मन हो, मूवमेंट का अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम जाना चाहते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है, हमारे पास अधिकार है। हम किसी ऐसी जगह ना जाए, आर्मी के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में न जाए, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में न जाए, परंतु कोई हमें जबरदस्ती बांध नहीं सकता कि नहीं आप कहीं जा नहीं सकते, आपको उस कमरे में ही बैठना पड़ेगा। और पुलिस एग्जैक्टली वही कर रही है कि वो आपके फंडामेंटल राइट ऑफ मूवमेंट को वायलेट कर रही है। आपको वो उसे कैद करके रखने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ठीक है भारती? क्या अधिकार छीन रही है वो आपकी? सर राइट टू फ्रीडम। नहीं, राइट टू फ्रीडम कोई अधिकार नहीं है। किस तरीके की फ्रीडम को छीन रही है वो? सर राइट टू एक्शन, फ्रीडम फॉर एनी एक्शन। मूवमेंट, आपके आने जाने घूमने फिरने की जो आज़ादी है, हम सब के पास कहीं भी आने जाने की अपनी इच्छा के अनुसार घूमने फिरने की, मूवमेंट की आज़ादी है। ये हमें आर्टिकल 19 देता है। अरेस्ट इसको वायलेट करती है। किसी भी आदमी को आप डिटेन करके बिठा लेते हैं, उसको आप वायलेट कर रहे हैं। दूसरा जो चीज इसमें वायलेट हो रही है वो आर्टिकल 21 है। हर व्यक्ति की का जीवन है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ये आर्टिकल 21 हमें देता है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारा जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, मेरी व्यक्तिगत आज़ादी है, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत आज़ादी है। तो पुलिस इन दोनों को वायलेट कर रही है। अच्छा, अब क्लियर हो गया कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब पारुल बताएगी। पारुल, अब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं?
पारुल की आवाज आ रही, किसकी आवाज आ रही? पारुल, बोलिए, बताइए, आपकी आवाज आ नहीं रही ठीक तरह से। सर हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाँ, हम कोर्ट में, कौन से कोर्ट में जा सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, किसी और कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलिए बताइए तो, फिर हम, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तब हम क्या करेंगे, बताइए आप लोग। किसी को अरेस्ट कर लिया, हमारा फंडामेंटल राइट 19 और फंडामेंटल राइट 21 वायलेट हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कोई भी बताओ। या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाँ, मंगेश बताओ। या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जा सकते हैं सर हम। कौन से? एक तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और उसके नीचे मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। और शाबाश, बताओ। फारूल, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। हाई कोर्ट जा सकते हैं हम, और कहाँ जा? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कौन से अधिकार, कौन से लॉ के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट जाना है तो कौन से आर्टिकल के अंदर जाएंगे? 226। 226, ठीक है। और कौन सी रिट फाइल करेंगे? सर हैबियस कॉर्पस अगर इलीगली है तो। हम अब देखिए, ये बेसिक बुनियादी चीज है, आप लोग जितना जानेंगे, ज्ञान का बहुत महत्व होता है। हम लोग ज्ञान को केवल किताब के तौर पर देख सकते हैं। आप यकीन मानिए, हमारे जीवन में हर व्यक्ति के ये सिचुएशन किसी न किसी दिन आनी है। आप यकीन मान के रखिए इस बात को, कभी ना कभी हमें ये सिचुएशन फेस करनी ही पड़ेगी। अगर हमें कानून पता है ना, हम खाली रटाए नहीं कि रिट जुडिक्शन होता है, फंडामेंटल राइट होता है, उसे पढ़ेंगे तो नहीं काम होगा। ये अगर आपको बात पता है, अगर कोई नहीं होता तो आप वकील से बोल सकते हैं कि साहब ऐसे ऐसे है, आप हमारी रिट फाइल कर दो हाई कोर्ट में, आप हमारी सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल कर दो, तो दे आर बाउंड टू प्रोड्यूस द बॉडी, दे आर बाउंड टू प्रोड्यूस द बॉडी। तुरंत उन्हें लाना पड़ेगा कि हाँ जी, ये जो है, ये रहा ये व्यक्ति, ये रहा सामने आपके। तो आपको कानून का पता होना अपने जीवन के लिए आवश्यक है। ये आईएएस का एग्जाम पास करने के लिए नहीं जरूरी है। ये जो कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आईएएस के लिए तो है ही है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण एक एग्जाम है जिसका नाम है लाइफ, जीवन। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण इम्तिहान है वो यही है, जीवन। जीवन में आपको बहुत बार अपने आप को टेस्ट करना होता है। तो अगर आपको जितना ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, उससे आप अपने को बचा सकते हैं, अपने किसी सगे संबंधी के काम आ सकते हैं। पर अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप खाली किताबी रट्टा रटंत में विश्वास रखते हैं, तब क्या होगा, वो आप कोई छोटा मोटा एग्जाम तो पास कर जाएंगे, बट यू मे फेल इन एग्जाम दैट इज कॉल्ड लाइफ। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये एग्जाम सबसे, और ये एग्जाम सबको देना है, इस एग्जाम से बच नहीं सकते। अच्छा, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ। एक आदमी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, आप कहीं चले गए और वो पीछे से आया, आप अपना घर छोड़ के चले गए थे, साल भर के लिए किसी दूसरे देश चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। जब लौट कर आए तो आपने देखा कि आपके घर में तो कोई और आके बैठ गया है, तब आप क्या करेंगे? और वो आपके संपत्ति पर कब्जा करे हुए बैठा हुआ, आपके घर पर कब्जा करे हुए बैठा है, तब आप क्या करेंगे? सर तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जाएंगे। पहले तो ये बताओ, वायलेशन किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे लीगल राइट टू राइट्स का। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के, लीगल राइट। ठीक है। अब पहले तो किसी जमाने में राइट जो है फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको बदल के एक सामान्य राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A ही है ना? यस सर। ठीक है।
तो अब ये एक लीगल राइट है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, वो जो 12 से 35 के बीच में ये नहीं आता है, ये एक अलग अधिकार हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब कौन से कोर्ट जाएंगे आप? लोअर कोर्ट है ना, ये किसी ने बताया था, लोअर कोर्ट। और कुछ भी कर सकते हैं? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इस केस में? सर अगर हमें वो फैसला मंजूर नहीं हो तो जा सकते हैं। सर हाई कोर्ट, सर हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इफ इट हैज बीन अ फंडामेंटल राइट वी शुड हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते, यस लेकिन सर। इनडायरेक्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अपील के नहीं, माध्यम मैं से डायरेक्ट की नहीं बात, ये अभी जो चर्चा सारी चल रही है केवल डायरेक्ट जाने की बात होती है। ठीक है, हम डायरेक्टली जा सकते हैं। उस केस में रिट जुडिक्शन में हम डायरेक्टली जा सकते हैं, की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कि जी हमारी रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। तो अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि लोअर कोर्ट मेरी सुनवाई नहीं करेंगे, मेरे को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो जैसे बड़े बड़े, अब क्योंकि इनमें फीस बहुत ज़्यादा है, तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीधा सीधा पर आप देखते हैं जो सेलिब्रिटी वाले केसेस होते हैं वो सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। इसी बात के तो वहाँ पे लाखों रुपया लगता है, वकील उसके लाखों रुपया फीस लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर संपत्ति का केस होगा तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट जुडिक्शन के लिए। यस सर। में यही अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर रिट जुडिक्शन के मामले में हाई कोर्ट से कम है। सुप्रीम कोर्ट केवल रिट किसके लिए जारी कर सकता है? फंडामेंटल राइट के लिए। हाई कोर्ट रिट किसके लिए जारी कर सकता है? फंडामेंटल राइट के लिए तो कर ही सकता है, साथ के साथ वो लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है। आपका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, कानूनी अधिकार है आपके पास और वो वायलेट हो रहा है, तब भी आप हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं और हाई कोर्ट आपको रिट देने, आपकी रिट इशू करने के लिए बाध्य होगा। तो ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में फर्क है। हमारे हाई कोर्ट की अगर रिट जुरिडिक्शन की बात करें तो हमारे हाई कोर्ट्स के पास जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उससे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट में तो कर ही सकता है, साथ के साथ वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा वो हमारे जो लीगल राइट्स है उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद ट्राइब्यूनल्स, हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि कुछ विशेष इश्यूज होते हैं, विशेष मैटर्स होते हैं, तो उनकी सुनवाई करने के लिए जजेस की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अब कोई भी जज, अब जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है यानी नौकरी संबंधी मामले हैं, सरकारी नौकरी के जो कानून है वो किसी को आइडिया है कहां पर मिलेंगे? CCS कंडक्ट रूल होते हैं, FRSR होते हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल रूल एंड सर्विस रूल। तो CCS कंडक्ट रूल, CCS लीव रूल्स, ये होते हैं जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के, ऐसे ही ऑल इंडिया सर्विस रूल्स होते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो जो सरकारी सर्विसेज है, सरकारी नौकरियां हैं, उन नौकरियों को चलाने का उनका कानून एक स्पेसिफिक कानून है जिसका हमें शायद नाम भी ना पता हो। टैक्स के संबंधी, अब जैसे हम जिस विभाग में हैं उसके अपने कानून है, हमारा एक कस्टम एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, GST एक्ट है,
और तमाम तरीके के सर्कुलर नोटिफिकेशन बहुत सारे हैं, टैरिफ एक्ट है। अब ऐसे में फिर इनकम टैक्स वालों के अपने कानून है, सरकारी नौकरी के अलग कानून है, हर विभाग के अपने अपने एक्ट और कानून है हर मिनिस्ट्री के। अब ऐसे में जो जज है, जज का काम क्या होगा? जज मान लीजिए कोई टैक्स का डिस्प्यूट हो गया, तो जज को क्या पता होना चाहिए? जितना भी सर वो कस्टम एक्ट के अंदर में जितने कानून आते हैं वो सब उसको पता होने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जितने कानून हैं उनका उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छी समझ होना चाहिए। अगले दिन उसी जज के पास एक सर्विस मैटर आ गया, किसी को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी नहीं दी गई है, अब उसको ये सारे कानून आने चाहिए। तीसरे दिन उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस का कानून आ गया, तब उसको डायरेक्ट टैक्सेस आने चाहिए। चौथे दिन उसके पास एक सिविल मैटर आ गया, तब उसको सिविल केसेस के बारे में, उसके बारे में बताना, सिविल लॉ के बारे में बताना चाहिए। अब ऐसे में भाई इंसान है, ये भी ध्यान रखिएगा कि हम पूरे जीवन भर भी एक टैक्स के कानूनों को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसको सीखने में समय लगता है। तो ये जो टैक्स को समझने की चीज है ना, तो जब एक हम लोग नौकरी करते हुए उसको समझने में इतना समय लगाते हैं, हम एक जज से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, वो भी हमारे जैसा एक इंसान है, कि वो एक दिन में, 2 दिन में, कुछ दिनों में उस पूरे कानून को समझ लेगा? तो उसके लिए वो फैसला देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हर रोज नए नए तरीके के केसेस आ रहे हैं, वो हर रोज बेचारा नए तरीके का कानून ही पढ़ता रहेगा। तो ऐसे में इस परिस्थिति को समझते हुए और इस परिस्थिति से हैंडल करने के लिए कि किसी जज के पास, क्योंकि कोई भी किसी भी एक इंसान के लिए संभव नहीं होगा, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। स्पेशल कोर्ट्स जो होते हैं, ट्राइब्यूनल इनको बेसिकली बोलते हैं। ये ट्राइब्यूनल्स बेसिकली एक खास कैटेगरी ऑफ केसेस में ही काम करते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे अभी हमारे सामने कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल केवल और केवल वो केसेस जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियां हैं और सर्विस मैटर्स हैं, उनसे संबंधित केसेस को ही लेती है। यहाँ पर हम कोई भी केस जो ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित हो, किसी और सिविल सर्विसेज जो यूनियन की हो उससे संबंधित कोई केस हो, किसी डिफेंस सर्विसेज का मैं अगर कोई सिविलियन अपॉइंट हो जाए तो उससे संबंधित कोई केस हो, तो वो केसेस इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रायंगल में हम नौकरी कर रहे हैं, कल कोई ऐसी चीज हो जाती है जो हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, कभी सरकार के अंदर में और उसके सरकारी कर्मचारी के बीच में विवाद हो जाता है, तो विवाद वो कौन सुनेगा? आम अदालत में जाएगा तो आम जज को तो समझ भी नहीं आएगा कि इश्यू क्या है, या उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी बजाय कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो केवल उन्हीं मैटर्स को जो ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित हो, सिविल सर्विसेज जो यूनियन की सेंट्रल सर्विसेज है उनसे संबंधित हो, या यदि कोई सिविलियन डिफेंस सर्विसेज में नियुक्त हुआ हो उससे संबंधित हो। तो ऐसे सभी केसेस यहाँ जाते हैं। जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके केस यहाँ नहीं जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के और सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट के जो इश्यूज हैं वो कैट के अंदर यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जिसका एक विशेष अधिकार क्षेत्र है, ताकि वो केवल सर्विस रिलेटेड मैटर्स को सुन सके। ये हमारे 42वें संशोधन के बाद इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को जोड़ा गया 1976 में 42वें संशोधन से। आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो कार्य क्षेत्र है उसकी व्याख्या करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 1985 एक्ट है
है, इसका अपना एक एक्ट है, एक कानून है जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। वो निर्धारित करता है कि कैसे ये कैट और स्टेट ट्राइब्यूनल, जैसे ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ऐसे ही सेट है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। अगर आप राज्यों की नौकरी कर रहे हैं, आप यूपी, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में किसी सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं राज्य की सेवा में, तब आप कैट में नहीं सेट में जाएंगे। ठीक है, आपको कोई शिकायत है तो आपको जो शिकायत करनी होगी वो सेट में करनी होगी, और अगर आप केंद्र सरकार की नौकरी में है तो आपको कैट में करनी होगी। सर कैट का जो जुडिक्शन है वो ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि IAS, IPS, IAFS फॉरेन सर्विस वाले लोग, जितने ऑल इंडिया सर्विसेज, जो अदर सिविल सर्विसेज है उनके लोग, और जो अदर सबऑर्डिनेट सर्विसेज है सेंटर की, उन सब के लोग यहाँ अपनी शिकायतों को लेकर, विवादों को लेकर जा सकते हैं। हाँ बोलिए। सर वो सैट जो है उसका भी एक्ट 1985 में ही है क्या? ना, वो एक्ट अलग होगा, वो अपने अपने राज्यों के अलग अलग कानून होंगे। हर एक राज्य ने अपना कुछ कानून, जहां भी सेट नियुक्त किया गया होगा उसका अपना कानून होगा। ये कैट जो है CAT वाला, ये सेंटर के लिए लागू होता है। तो जो ये कैट है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दिल्ली में इसका ऑफिस है। ठीक है, और कई राज्यों में इसके बेंच है, एडिशनल बेंच है। 17 रेगुलर बेंच है, यानी कि 17 जगह इस केस की सुनवाई हो सकती है, और 4 सर्किट बेंचेस हैं। जो कैट की जुडिक्शन है वो, ये हमने बात कर ली थी ऑल इंडिया सर्विस के लिए, एनी अदर सिविल सर्विस बाय यूनियन गवर्नमेंट, एनी सिविलियन अपॉइंटेड इन डिफेंस सर्विस। इन 3 सिचुएशन में कैट के पास वो केस जाएगा। जो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसमें एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, और प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए गए अन्य सदस्य होते हैं। और जो कैट के अंदर लोग होते हैं वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है, या जब तक कि वो 65 साल के ना हो जाए। चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए 65 साल, 62 साल अन्य सदस्यों के लिए कार्यकाल रहता है। जो कैट है, कैट जो है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से लागू नहीं होता। ठीक है, जो नॉर्मली हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जो सिविल केसेस की सुनवाई के लिए ये जो कानून है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये लागू ना होकर वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। इस ट्राइब्यूनल की जो शक्ति है वो किसी भी सिविल कोर्ट के बराबर होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली खुद से अपीयर हो सकता है या अपने वकील के द्वारा अपना केस लड़ सकता है। और यहाँ पर जो है हम, क्योंकि हम स्टेट वाला हिस्सा कर रहे हैं, तो हमने हाई कोर्ट पर चर्चा की, तो अभी गवर्नर पर चर्चा कर लेते हैं कि गवर्नर के जो फंक्शंस हैं वो क्या है और वो कहाँ पर हमें मिलते हैं। गवर्नर जो हेड होता है, गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट हेड होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का और यूनियन लेजिस्लेचर का, ऐसे ही गवर्नर हेड होता है, यूनियन हेड ऑफ द स्टेट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर इसको हेड करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है आर्टिकल 153 और 154 के साथ मिलकर। दूसरा रोल इसका होता है एज एन एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, गवर्नर का काम होता है कि वो सेंटर के दूत की तरह वहां पर काम करे, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के दौरान, ये आर्टिकल 156 के आर्टिकल 156 में दिया हुआ है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तभी तक वो वहां रह सकता है। तो इन पर कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नर किसके मतलब एक तरीके से किसके लिए, कौन इनको बदल सकता है, कौन इनको बदलेगा,
किसके मातहत है एक तरह से, अगर सवाल पूछो तो? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इफेक्टिवली प्रेसिडेंट डायरेक्टली करेंगे इनको मॉनिटर। अगर किसी यस को सर। गवर्नर नियुक्त करना है तो उसको नियुक्त कौन करेगा? इफेक्टिवली पूछ रहा हूं मैं, नॉट फॉर्मली। किसके सर प्रेसिडेंट ही नियुक्त प्राइम करते हैं। मिनिस्टर और उनकी सर जो चीफ मिनिस्टर। ना ना चीफ मिनिस्टर, जो इसमें से रहेगा प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो तय करेगा कि किसको गवर्नर बनाना है, किसको हटाना है, किसको कहाँ रखना है, कहाँ ट्रांसफर करना है। ये सारा डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। और हम तो कह रहे सर हैं तो वो सेंट्रल का होगा या फिर स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सेंटर का, क्या? यूनियन का काउंसिल। क्योंकि हम कह रहे हैं जब प्रेसिडेंट, जब भी मैं ये शब्द प्रेसिडेंट यूज करूं, इसका मतलब क्या है? मैं कई दिन से इस बात को समझा रहा हूँ। जब शब्द केवल प्रेसिडेंट के पास बहुत ही सीमित सेल्फ गवर्न पावर है, बाकी सब पावर्स उसकी किसके थ्रू है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यानी कि और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको सलाह देगी वही उनको करना है। वो कहेंगे कि जी इसको गवर्नर बना दो, तो प्रेसिडेंट मना थोड़ा कर सकते हैं। जब वो मना कर ही नहीं सकते तो उनका कोई से नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है वो तो केवल नाम के लिए है। जो डिसीजन है गवर्नर बनाने का वो कौन लेता है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है। ठीक है, तो ये एजेंट के तरह भी काम करते हैं जब तक प्रेसिडेंट उनसे वो रहे। अच्छा, इसके अलावा ये डुअल फंक्शन, अब जो गवर्नर का काम है, ठीक है, गवर्नर के काम को लेकर कई बार क्रिटिसिज्म रहा है। किस तरीके का क्रिटिसिज्म है? सबसे ज्यादा गवर्नर का क्रिटिसिज्म क्या है? वो स्टेट और सेंटर के बीच में वो विवाद का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम स्टेट में देखें, आपके राज्य है, आप बिहार से आते हैं, बिहार की जनता ने चुनकर किसी ए पार्टी को चुना। उसने कहा कि भाई आप ए पार्टी जो है हमारे देश, हमारे राज्य पर अगले 5 साल तक के लिए कानून चलाए। अब किसी कारण से जो सेंटर गवर्नमेंट है यानी यूनियन गवर्नमेंट है वो बी पार्टी के हाथ में है। जैसे लेट से आज के समय में पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में जो स्थिति है वो क्या है, बंगाल में जो स्थिति है वो क्या है? बंगाल में स्थिति ये है कि केंद्र में सरकार आज कोई दूसरी है, तो बंगाल में जो चुनी हुई सरकार है वो दूसरी पार्टी की है। दोनों पार्टियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है। और ऐसे में जो गवर्नर होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ यानी मिनिस्टर। यहाँ की जो सेंटर गवर्नमेंट है वो चुन रही है, केंद्र की पार्टी है वो चुन रही है। और वो इनडायरेक्टली थ्रू गवर्नर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो चुनी हुई सरकार होती है, उसमें दखल अंदाजी करती है, ठीक है। कभी कभी सरकार गिराने की, जैसे बंगाल में ये मांग चल रही है कि वहां पर एक घटना घट गई है तो सरकार को वहां पर हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है? अगर प्रेसिडेंट रूल बंगाल में लग जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? यूनियन सो वो रूल होगा। डायरेक्टली फिर यूनियन के उस अंडर आ जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनडायरेक्टली उस पर राज्य करने लगेगी। बेशक वो चुनी हुई सरकार नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दूसरी कोई पार्टी है, यूनियन में कोई दूसरी पार्टी है, पर अब वो यूनियन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बंगाल में चुनी हुई पार्टी को हटाकर खुद शासन करने लग जाएगी।
तो ये प्रेसिडेंट रूल है। तो ये गवर्नर का रोल जो है काफी क्रिटिसाइज्ड है, समय समय पर इसका क्रिटिसिज्म होता रहा है, क्योंकि जो चुनी हुई पार्टियां हैं उनका कहना रहता है कि जो गवर्नर होते हैं वो जो केंद्र की पार्टी है उसके स्टूज की तरह, यानी कि उसके एजेंट की तरह काम करते हैं और यहाँ पर सिर्फ हमें परेशान करते हैं। ऐसी शिकायतें बहुत सारे गवर्नर से, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स को रही हैं। इसका क्या मतलब, इससे कोई फायदा भी हो सकता है क्या? इसका कोई फायदा है गवर्नर वाली सिस्टम को बनाए जा रखने का, या इसको हटा ही दिया जाना चाहिए? सर ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में पूछ रहे हैं। लॉ नहीं बना सकते गवर्नर के पद को, गवर्नर की जरूरत क्या है? गवर्नर की जरूरत क्या है? तो जो बेसिक आइडिया है कि हमारे राज्यों में, क्योंकि स्टेट्स के अंदर कभी कभी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। अमेरिका का सिविल वॉर क्यों हुआ, क्या पता है आपको? अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, उसका कारण क्या था अमेरिकन सिविल वॉर का? सर क्योंकि स्टेट्स में कोई से नहीं था यूनियन का। स्टेट अलग स्लेवरी होना के चाह वो अपोज कर रहे थे, साउथ के स्टेट्स जो थे, जो दक्षिण के राज्य थे, वो स्लेवरी का वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, वो चाहते थे कि स्लेवरी रहे। नॉर्थ के स्टेट थे वो इसके सपोर्ट में थे कि स्लेवरी खत्म होनी चाहिए। दोनों पश्चिम के उत्तर के और दक्षिण के राज्यों में विवाद हुआ। जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने अपने आप को एक आजाद देश घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिस्से नहीं है, हम एक अलग देश है। तो इस तरीके की सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इतिहास में देखने को मिलती रही है। तो इतिहास में ऐसी टेंडेंसी रही है। गवर्नर एक तरीके से ये काम कर सकता है कि जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है उनको चेक कर सकता है, ये देख सकता है कि भाई यूनियन बना रहे। उसके अलावा जो सेंटर में वो स्टेट में एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है शासन चले, इसको वो मॉनिटर कर सकता है। धारा 356 किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, वेरी गुड। तो जैसे धारा 356 लगाने का कारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी राज्य में दंगा हो रहा है, तो केंद्र सरकार कहे कि नहीं यहाँ तो दंगा हो रहा है, इस सरकार को हटाओ, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। दैट इज नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इज इम्पॉर्टेंट, कि संविधान के अनुसार अगर शासन नहीं चल रहा है तभी धारा 356 लगाई जाए। ऐसा कई बार कहा गया है, सार्वभौमिक केस में ये कहा गया है। तो हमारे गवर्नर का रोल इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गवर्नर को ही वो रिपोर्ट देनी होती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर है या नहीं। तो जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स है, जो गवर्नर के सर पास धारा 356 है, आर्टिकल 356। आर्टिकल ही बोलते हैं, धारा नहीं बोलते। धारा हम सेक्शन को बोलते हैं। वैसे मेरे को आर्टिकल की हिंदी कुछ नहीं ध्यान सूझती है, इसलिए मुंह से वैसे धारा शब्द निकल जाता है। वैसे धारा गलत शब्द। धारा जब जो है सेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एक्ट होते हैं, एक्ट के अंदर आर्टिकल्स नहीं होते हैं। जैसे हमारा कस्टम एक्ट होगा तो उसके अंदर सेक्शन फलाना है 130, 135, इसमें हम ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। तो यहाँ जब हम सेक्शन होता है उसकी जगह पर धारा लगा देते हैं। आईपीसी जैसे पुलिस वाले धारा इस्तेमाल करते हैं ना,
धारा 302, 307 वो अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो वो धारा होती है। आर्टिकल की हिंदी कोई ऐसी है नहीं, जैसे आर्टिकल ही ज्यादातर जगह लिखा गया है, अनुच्छेद मेरे मुंह बोलते से धारा निकल जाता है। ठीक है, अब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर्स की बात कर लेते हैं कि जो गवर्नर के पास कैसी डिस्क्रिशनरी पावर मौजूद है। कैसी डिस्क्रिशनरी पावर मौजूद है? सर पार्डनिंग पावर है। पार्डनिंग मतलब मेरा सवाल था कि डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ डिस्क्रिशनरी पावर का? सर डिफरेंट पावर्स। डिफरेंट मतलब हम्म, बेसिकली जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, ऐसे ही गवर्नर जो है नोशनल हेड है, हेड ऑफ स्टेट है पर नोशनल है, जिसे कहते हैं ना नाम के लिए हेड है, काम नहीं है इनके पास। हु इज द हेड इन द स्टेट? स्टेट में कौन वो होता है हेड ऑफ हैं। स्टेट में कौन सर हेड होता है? गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड गवर्नर होता है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जैसा कुछ नहीं, चीफ मिनिस्टर ही होता है। चीफ मिनिस्टर नहीं, फिर वो यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड। एक्चुअल हेड कौन होता है राज्य में? जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं। तो कैसे ये काम करते हैं यहाँ पर राज्य में, कैसे काम चलता है? जैसे केंद्र में है यूनियन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार काम करना होता है। ऐसे ही स्टेट्स के अंदर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को सलाह देती है, एडवाइस, एड एंड एडवाइस, और उसको उनकी एडवाइस को मानना होता है। यानी कि वो जैसा कहे वैसा कर दो, दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा करना होता है। ज्यादातर केसेस में ये नियम लागू रहता है, बट देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस, फ्यू सिचुएशन जिसमें गवर्नर के पास अपनी एक्चुअल शक्तियां हैं, रियल पावर है, जहां वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड की उसको जरूरत नहीं है, मतलब उसमें उसको एडवाइस मानने की आवश्यकता नहीं है। ये उसकी अपनी स्वयं की विवेक की, अपने विवेक की शक्ति है। ये एक तरीके की पावर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर कह सकते हैं, जो वो अपने डिस्क्रिशन से, अपने समझ के अनुसार डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें उसे एड एडवाइस की जरूरत नहीं है। संविधान में इनका कोई ऐसा प्रोविजन, एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है। और जज जो है, जो गवर्नर है, आर्टिकल 63, 163 के अंतर्गत इस तरीके की शक्तियों का खुद से इस्तेमाल करना होता है, आर्टिकल 163 2 के अंतर्गत। तो ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसमें वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है? नंबर 1, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 ये कहता है कि गवर्नर अगर उन्हें लगता है तो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बिल जो हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे बिल को वो प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए वो रिजर्व रख सकता है। अब प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगा
वो उसको चेक करेंगे कि कहीं ये किसी तरह से हाई कोर्ट की जो मूल शक्तियां हैं उनको खतरे में तो नहीं डाल रहा। किसी भी और बिल को इसी तरीके से अगर, क्योंकि कोई भी बिल बिना गवर्नर की स्वीकृति के कानून नहीं बनेगा, राइट। जब तक वो उस पर साइन नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो ऐसे में आर्टिकल 200 के अंतर्गत अगर कोई कानूनी अधिकार है, हाई कोर्ट का कोई कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहा है तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत इसके अलावा भी किसी भी बिल को वो प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकते हैं। उन्हें अगर लगता है कि ये बिल सही नहीं है, इससे किसी भी तरीके से यूनियन स्टेट रिलेशन या यूनियन अफेक्ट हो सकती है, तो उसको रिजर्व करके भेज सकते हैं। तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, तो इस पर उनको किसी एड एंड एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि जी ये बिल साइन कर दो, ये हमने पास कर दिया, तो जरूरी नहीं कि वो उसे पास कर साइन कर दे, वो उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 164(1) में चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करना, चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वह चीफ मिनिस्टर ही होगा जो आगे अपना मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। तो चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर के पास रहता है। वो किसको नियुक्त करना चाहते हैं, लोग अपना अपना क्लेम गवर्नर के पास देंगे कि जी हमारे पास इतने सदस्य हैं, हमारी लोकसभा में 400 सदस्य हैं, हमारी विधानसभा में 400 सदस्य हैं, हमारे पास 200 से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल है विधानसभा के, तो हमें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो अपने दिमाग से चीजों को समझकर गवर्नर जिसको ठीक चाहे, मान लीजिए 2 लोगों ने या 3 लोगों ने यही क्लेम कर दिया कि ये हमारे पास 200 प्लस मौजूद है, 3 लोग कह रहे हैं, अब सबके पास तो हो नहीं सकते, अगर किसी एक ही आदमी के पास 200 प्लस की मेजोरिटी हो सकती है, परंतु जब सरकार बनने की बारी आती है उस समय पर उनको जो अपना जो स्ट्रेंथ है वो तो पार्लियामेंट के उसके विधानसभा के फ्लोर पे दिखानी होती है, और जब सेशन होगा तब होगा। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर को बनाना, किसको चीफ मिनिस्टर बना देना है, ये एक तरीके से गवर्नर के हाथ में होता है। इन तीनों में से वो जिसको चाहे गवर्नर बना दे। सामान्यतः उनसे ईमानदारी की अपेक्षा होती है कि जिसके पास जेन्युइनली 200 से प्लस की मेजोरिटी हो उसी को बनाए, पर कभी कभी गड़बड़ भी होती रहती है। गवर्नर के पास ये अधिकार होता है एक रिपोर्ट भेजने का, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो राज्यों की ये जो रिपोर्ट भेजने का अधिकार गवर्नर के पास होता है। गवर्नर ही वो रिपोर्ट भेजते हैं जिसके आधार पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट रूल लगाने का फैसला लेती है। इसके अलावा भी हमने बात की थी ट्राइबल एरियाज की, और जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में है। तो ये जो शेड्यूल 5 और 6 के क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन की जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी भी हमारे गवर्नर के पास रहती है। जैसे गवर्नर आर्टिकल 371A में नागालैंड, 371C में मणिपुर, 371H में हिमाचल प्रदेश इन पर शासन करता है। तो यहाँ पर जो उनके लिए अधिकार दिए गए हैं उनके अनुरूप काम करना। अब हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली एक विशेष तरीके का राज्य है, राज्य नहीं है। दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या एक राज्य है या यूनियन टेरिटरी है? यूटी है। यूटी है या राज्य है? उसके पास अपना चीफ मिनिस्टर है। फिर चीफ मिनिस्टर कहाँ से आ गया? हमारे 2 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत देश के अंदर में, दिल्ली और
पुडुचेरी। पुडुचेरी। ठीक है, ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि चुने हुए लोगों का एक विधानसभा मौजूद है। तो ये दोनों के लिए स्पेशल स्टेटस है। दिल्ली उसी में से आता है, और दिल्ली बेसिकली यूनियन टेरिटरीज में भी एक अलग तरीके का यूनियन टेरिटरी है जो बाकी यूनियन टेरिटरीज से अलग है। ये एक नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से थोड़ा डिफरेंट है ये। तो ये एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है जिसके अंदर जो गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो अपना शासन चलाते हैं। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी वही पोजीशन है जो स्टेट में गवर्नर की होती है, परंतु जो दिल्ली स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके अदर स्टेट के गवर्नर से ज्यादा अधिकार होते हैं, और उसके लिए आवश्यक नहीं है एलजी के लिए, दिल्ली के लिए, कि वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही काम करे। वो हो सकता है उसकी सलाह से काम करना चाहे, हो सकता है ना करे। तो एलजी के पास अपने विवेक से काम करने का अधिकार मौजूद है। तो एलजी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो मिनिस्टर, जैसे गवर्नर के लिए आवश्यक है कि सामान्यतः उसे एड एंड एडवाइस से ही काम करना चाहिए, पर दिल्ली के अंदर यहाँ स्थिति बदल जाती है क्योंकि दिल्ली एक विशेष स्थिति रखती है जिसमें एक विशेष तरीके का यूनियन टेरिटरी है भारत। वो दिल्ली जो है एक विशेष तरीके का यूनियन टेरिटरी है, और 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद दिल्ली को ये स्पेशल स्टेटस, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। अगर इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 239 ए, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 239 में ये दिया गया है कि किस तरीके से जो यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा 239 में, ठीक है, जो बाकी सभी यूनियन टेरिटरीज पर लागू है, परंतु 239 ए यहाँ पर जहाँ पर लोकल लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा मौजूद है, दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये 239 ए के तहत ये प्रावधान दिया गया, और जिसमें कहा गया है कि वो एड एंड एडवाइस से, नॉट एग्जैक्टली एड एंड एडवाइस से, परंतु वो उनकी सहमति से या कंकरेंस से इस शासन को चलाएंगे। तो ये दिल्ली की एक विशेष स्थिति है, आज के समय में बहुत ज़्यादा भी रिलेवेंट नहीं है। ये किसी समय पर कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले 17-18 में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि जो आप गवर्नमेंट है, केजरीवाल की सरकार है, उसने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी कि जो है दिल्ली को के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए। इसीलिए आप गवर्नमेंट का एक एजेंडा है फुल स्टेटहुड टू दिल्ली, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब पूर्ण राज्य बन जाएगा तो हमारी बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी, परंतु दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलता? रीजन है शायद। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? कि वो हो सकता है कि हमारे वहाँ पे वो यूनियन गवर्नमेंट रहती है, मतलब वहाँ रहते हैं, तो ये हो सकता है। इट इज द सीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। एक्चुअली में देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी कोई जगह है कहाँ? भाई सब राज्यों के अपने अपने राज्य हैं। दिल्ली को भी अगर आप एक पूर्ण राज्य बना दोगे तो हो सकता है किसी दिन कोई चीफ मिनिस्टर कहे कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब आप अपना बैगेज बांधो, ये जगह खाली करो, तो हमारी जगह है, ठीक है, यहाँ तो हमारी पुलिस लगेगी, क्योंकि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड,
सारी चीज होगी तो पता चला किसी चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ही अरेस्ट करा दिया। ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि हम जो दिल्ली है उसको फुल स्टेटहुड का दर्जा ना दें और यूनियन के पास कुछ शक्तियां खासतौर में जो उसके काम को प्रभावित कर सकते हैं वो उसी के हाथ में रहे। अच्छा, अभी हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें। सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, हाँ जी, किसी भी स्टेट को गवर्नमेंट जब यूनियन टेरिटरी बनाती है तो उसके पीछे क्या कोई खास उद्देश्य होता है या किसी को भी बनाया जा सकता है? देखो ये हमारे भारत देश की मतलब थोड़ी सी डिफरेंस है। जो नॉर्मली जो कंसेप्ट है फेडरलिज्म का, संघ का जो कॉन्सेप्ट है, संघ में जो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो अगर आपको याद हो कि जयपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था उस समय पहले तक। यहाँ ग्वालियर, मैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ग्वालियर एक अलग राज्य था। किसी जमाने में अवध एक अलग राज्य था जहाँ पर आप रहते थे, दीपक वाराणसी और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो था। वाराणसी शायद अलग था, तो अवध का एक क्षेत्र था। ऐसे कई सारे छोटे छोटे मैसूरू और ऐसे कई छोटे छोटे यूनिट्स थे जो अपने में इंडिपेंडेंट थे। क्या जयपुर अवध पर या मैसूर पर कुछ अपनी चीज चला सकता है? इस जमाने में क्या जयपुर किसी तरह से मैसूर पर अपने किसी डिसीजन को थोप सकता था? नहीं थोप सकता। इसका उल्टा भी नहीं हो सकता, मैसूर जयपुर पर नहीं कर सकता। हर कोई अपने में एक इंडिपेंडेंट है। ये सब भारत के हिस्से हैं, भारत के अंदर है, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के भीतर है। अब ऐसे में क्या होगा, इससे नुकसान क्या है? इसमें कोई नुकसान है? ये भारत है पूरा, उस भारत के अंदर ही छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स हैं, इसमें क्या नुकसान है? अपने आप को भारत से अलग करने की संभावना हो सकती है। एक तो अलग है, दूसरा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप आपस में छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहेंगे। जयपुर ग्वालियर से लड़ रहा है, अवध ग्वालियर से लड़ रहा है, हम लोग अपनी ऊर्जा को इसी में वेस्ट करते रहेंगे। कोई भी विदेशी शक्ति आपके ऊपर हमला कर सकते हो क्योंकि आप आपस में बटे हुए हैं, तो आप बहुत आसानी से हार भी जाएंगे। जैसा कि हमने देखा भी 1757 में कि कितनी आसानी से हम अंग्रेजों की इतनी छोटी टुकड़ी से भी हार गए। इतने बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, वो अंग्रेजों की छोटी सी शक्ति से के आगे हार गए। तो जो अगर शक्ति की बात करें, अगर ये आपस में जोड़ दिए जाए तो इंडिया मिलकर एक बड़ी शक्ति बन जाता है। ठीक है, जब ये एक साथ आता है तो हमारे सारे, जब सबकी सेना, जयपुर की, ग्वालियर की, अवध की, इन सब की सेना इनसे लड़ेगी तो ऑब्वियसली आसान नहीं होगा किसी भी विदेशी शक्ति को हमसे जीतना। तो इसी तरीके की रिक्वायरमेंट को समझते हुए इस फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया कि हमें बड़ी शक्ति बनने के लिए मिलकर रहना चाहिए, तो वो संघ बने। संघ में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में छोटे छोटे जो वहाँ के स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर एक बड़ा देश बनाया जो आज इतनी शक्तिशाली देश है। अन्यथा अगर उसे 50 छोटे देशों में बांट देंगे तो वो इतना शक्तिशाली थोड़ी रह जाएगा। अब फ्लोरिडा थोड़ी ना इतना शक्तिशाली रह जाएगा कि रशिया उस पर हमला करे और वो बच जाए। तो ये फेडरेशन का कंसेप्ट यहाँ पैदा हुआ। ऐसा ही फेडरेशन का कंसेप्ट था क्योंकि भारत उस तरीके का इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था जब ब्रिटिश यहाँ से गए, तो हमारे जो राज्य थे वो वैसे आज़ाद नहीं थे जैसे यूएसए में राज्यों की अपनी अपनी एक अलग अलग तरीके की आज़ादी थी।
फिर भी हमने एक फेडरल कॉन्सेप्ट को माना कि हम मिलकर एक साथ मिलकर एक बड़ी शक्ति बनाएंगे और हमने इंडिया बनाया। तो इसीलिए इसी प्रोसेस में कुछ शक्तियां जो है स्टेट्स ने लूज की और सेंटर ने प्राप्त की। तो इसलिए हम इसलिए एक स्पेशल तरीके का फेडरेशन, एक फेडरल कंट्री बन गए हैं। ठीक है, यस चलिए तो आज की क्लास को भी रोकते हैं, और आप अगर कोई और इसमें सवाल होगा तो आप पूछ लेना। आज मैं थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया है, मैं भी निकलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।